पक्ष विपक्ष और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। शिवसेना से होते हुए बीजेपी में पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज मराठी नेता नारायण राणे अब मोदी टीम में शामिल हो गए हैं। उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राणे के मंत्री बनने का सबसे बड़ा असर महाराष्ट्र की सियासत में होगा। इस फैसले का सीधा असर शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों पर पड़ेगा। महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे ने नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि उद्धव ठाकरे से तालमेल ना बैठने की वजह से राणे ने शिवसेना छोड़ दी। शिवसेना छोड़ने के बाद राणे ने लगातार ठाकरे परिवार पर निशाना साधा और टिप्पणियां भी की। खास बात यह भी है कि राणे टिप्पणी के दौरान शब्दों की मर्यादाओं को भी भूल जाते हैं, इसीलिए राणे को शिवसेना के लिए नासूर समझा जाता है। यहां भी कहा जाता है कि जब महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन सरकार थी, तब भी शिवसेना ने यह पूरा प्रयास किया था कि राणे को बीजेपी में कोई स्थान ना मिले। यह चर्चा काफी समय तक महाराष्ट्र की सियासत में गूंजती रही। बता दें कि शिवसेना छोड़ने के बाद राणे कांग्रेस में शामिल हो गए थे और ऐसे में यहां उपेक्षा महसूस होने पर उन्होंने अपनी अलग से महाराष्ट्र स्वाभिमान पार्टी को बना लिया था। बाद में राणे बीजेपी के सहयोगी बने और फिर उसके कोटे से राज्यसभा में सांसद भी बने। बीजेपी में शामिल होने के बाद राणे ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर हमले और भी तेज कर दिए। ऐसे में राणे जी, आपको बता दें कि नारायण राणे को कैबिनेट मंत्री बनाना शिवसेना के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है और माना जा रहा है कि राणे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने से भविष्य में शिवसेना बीजेपी के बीच किसी भी तरह का गठबंधन काफी मुश्किल हो जाएगा। इसके पीछे बड़ी वजह यह भी कही जा रही थी कि शिवसेना के लिए नारायण राणे प्रतिष्ठा का प्रश्न है, लिहाजा राणे को मंत्री बनाना मतलब गठबंधन के रास्ते पर कांटा बिछाने जैसा है। और बीजेपी ये भी मानकर चल रही है कि महाराष्ट्र में अगला विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव वो अपने दम पर ही लड़ेगी। जी, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत पर भी इसका असर पड़ेगा। नारायण राणे को अब कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया है और ऐसे में ये शिवसेना के जख्मों पर नमक छिड़कने की तरह ही है। इससे पहले जब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनी थी, उस वक्त भी शिवसेना की तरफ से भरपूर कोशिश की गई थी कि किसी भी तरह से नारायण राणे को कोई भी पद ना मिले। और ऐसे में एक बार फिर से जब कैबिनेट मिनिस्टर नारायण राणे को बनाया गया है, महाराष्ट्र की सियासत में बहुत अहमियत रखते हैं नारायण राणे और एक खास इलाके में उनका काफी वर्चस्व माना जाता है। ऐसे में जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि इसके मद्देनजर शिवसेना कहीं ना कहीं उसके अंदर खलबली मची हुई है। कैसे अब शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते बेहतर होंगे, क्योंकि इससे पहले जब उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने गए थे, उसके बाद भी कहीं ना कहीं शिवसेना और बीजेपी के सुर बदले हुए दिखाई दे रहे थे और ऐसे में एक दूसरे को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बताया जा रहा था कि दोस्ती थी, है और रहेगी आगे। पहले भी थी और अभी भी दोस्ती है, दुश्मनी हमारे बीच में कभी नहीं रही है। इस तरह की बयानबाजी संजय राउत की तरफ से भी की गई थी, फडणवीस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई थी। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि नारायण राणे के कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद क्या शिवसेना को दिक्कत है? अगर है तो क्या दिक्कत है, ये समझने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज खास मेहमानों का पैनल है, उससे आपका परिचय करा देते हैं। राजीव पांडे जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी महाराष्ट्र के, बहुत स्वागत है आपका सर। साथ ही साथ संजय द्विवेदी जी हमारे साथ है, लीडर है शिवसेना के, बहुत स्वागत है सर आपका भी। पहला सवाल मेरा आपसे ही है संजय द्विवेदी जी, नारायण राणे को बनाया गया है कैबिनेट मिनिस्टर, कोई दिक्कत कोई तकलीफ या फिर अच्छा है? सबसे पहले तो नेहा जी, मैं बने हैं कैबिनेट मंत्री बने हैं, सचिव में बधाई देता हूँ और ये आशा करता हूँ उनसे कि इस समय जो देश में कोरोना महामारी फैली हुई है या थर्ड वेव आने की जो संभावनाएं हैं, दूसरी महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के निरंतर दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं और सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं या गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये देश के लिए प्रति कार्य करें और जो मंत्री हटाए गए उनके लिए भी मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ कि शायद उन्होंने देश के लिए अच्छा काम नहीं किया है। इसलिए प्रधानमंत्री का अपना दुख होता है, प्रधानमंत्री का अपना एक अधिकार क्षेत्र है कि वो किसको मंत्री रखें या ना रखें।
जो बात आपने नारायण राणे जी के लिए कही है, तो नारायण राणे जी मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा, लेकिन उनको बड़बोलेपन की आदत है। बड़बोलेपन के लिए वो पहचाने जाने जाते हैं। जब महाराष्ट्र में सरकार बन रही थी एनसी की, शिवसेना बीजेपी की, तो आपके सभी चैनलों ने दिखाया था कि वो कैसे कह रहे हैं इनके 20 विधेयक तोड़ रहे हैं, 40 इनसे तोड़ रहे हैं, 50 उनसे तोड़ रहे हैं। लेकिन आखिरी में क्या हुआ, सरकार बनी और सरकार सुचारू रूप से चल रही है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर, और उससे सरकार में कहीं नहीं गिरी। अब ये चूंकि प्रधानमंत्री का अधिकार क्षेत्र है कि किसको मंत्री बनाए, लेकिन एक क्षेत्र और आना चाहिए। अगर नारायण जी को मंत्री बनाया गया है तो उन्हें देशवासियों के काम करना चाहिए। ये मैं नहीं सोचता हूँ कि वो शिवसेना के विरोधी कारण मंत्री बनाए गए, ये मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। ऐसे पश्चिम बंगाल में जो मंत्री बनाए गए वो माननीय ममता बनर्जी के विरोध के लिए बनाए गए, तो ये कहना तो गलत है। हाँ, शिवसेना में थे, मुख्यमंत्री बने, इनको सम्मान किया शिवसैनिकों ने, माननीय बालासाहेब ठाकरे ने सम्मान दिया। अब कोई सम्मान लेने के बाद कितना उसका हक अदा करता है, ये उस आदमी पर डिपेंड करता है। उसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं होता है। जो मेरे अपनी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में मैंने यही सीखा है कि मैं किसी के प्रति जो अपनी कोई गलत बातें न रखूं। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, मंत्री बने, देश के लिए काम करें। ठीक है राजीव जी, सवाल इस बात को लेकर, नारायण राणे के कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद क्या शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते पर किसी तरह का असर पड़ेगा? क्योंकि अभी इससे पहले तक ये कहा जा रहा था कि हम दुश्मन नहीं, हम दोस्त हैं, तो क्या ये दोस्ती आगे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? देखिए नेहा जी, पॉलिटिक्स में एक पार्टी दूसरी पार्टी की दुश्मन तो होती नहीं है, और बीजेपी शिवसेना का इतिहास रहा है, काफी पुराना इतिहास रहा कि हमने साथ में काम किया है। तो इस पर स्टेटमेंट दिए थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी। देखिए, आज नारायण राणे साहब एक महाराष्ट्र के एक सीनियर लीडर हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस है सरकार चलाने का, और भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी ने उनको मौका दिया है, उनको अपनी टीम में शामिल किया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। देखिए, जो बीजेपी में जो जब भी ये तय होता है कि कौन बनेंगे, तो ये जैसे संविधान में है कि प्रधानमंत्री जी अपने हिसाब से जो उनको लगता है उस हिसाब से वो मिनिस्ट्री बनाते हैं। क्योंकि कांग्रेस तो है नहीं, क्योंकि कांग्रेस में क्या होता था कि मनमोहन सिंह तो है, लेकिन सारी मिनिस्ट्री और सब कुछ सोनिया गांधी तय करती थी। यहाँ तक महाराष्ट्र में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के जाने माने और बड़े नेता है, तो उनका जो प्रभाव क्षेत्र है, उनका जो समर्थन है, वो सर्टेनली वो कंसोलिडेट होगा। और जहां तक बीजेपी, ये जो 3 दलों की जो सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, वैसे भी ये 3 दलों में एक दूसरे पे बहुत खींचातान है। अगर मैं स्पेसिफिक पे नहीं जाऊंगा कि किस प्रकार से एक पार्टी के नेता दूसरे पार्टी के नेता के बारे में बात करते हैं, एनसीपी कांग्रेस के बारे में क्या बात करती है, शिवसेना कांग्रेस के बारे में क्या बात करती है, कांग्रेस शिवसेना के बारे में क्या बात करती है। तो देखिए, ये बेमेल शादी है, और ये आइडियोलॉजिकली केवल बीजेपी को बाहर रखने के लिए जो आइडियोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज है। क्योंकि अगर आप देख नारायण राणे को कैबिनेट मिनिस्टर बनाने के पीछे का आधार क्या है सर, वजह क्या है इसके पीछे? क्योंकि हमने देखा कि बहुत नाप तोलकर राज्यों से सांसदों को उठाया गया, उन्हें मंत्री बनाया गया, लेकिन ऐसे में अगर नारायण राणे की अगर हम बात करें तो क्या आधार है उनके कैबिनेट में मिनिस्टर? मैंने अपनी कमेंट में ही कहा कि उनका सरकार में काम करने का अनुभव है, वो चीफ मिनिस्टर रहे, और प्लस वो एक बड़े प्रभावी नेता है महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के रिप्रेजेंटेशन के लिए उनको केंद्र के मिनिस्ट्री में लिया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री जब चुनाव करते हैं तो ये भी देखते हैं कि किसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस कैसा है। तो नारायण राणे जी सीएम रहे हुए हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि किसका कितना प्रभाव है, कौन से क्षेत्र में है, कौन से समुदाय पे कितना प्रभाव है, और इसके मद्देनजर ही कहीं ना कहीं ये कदम उठाया गया है। क्या इसको इस नजरिए से देखा जाए? नेहा जी, देखिए, ऐसा है कि इस सरकार में जो अभी हुआ है, तो अगर आप इनमें देखेंगे तो ये ओवरऑल पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली जो बात है। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, ओबीसी का देख लीजिए, एससी का देख लीजिए। तो महाराष्ट्र से भी जो रिप्रेजेंटेशन है कि हर स्टेट से है, तो उसमें एक कदावर नेता है नारायण राणे साहब, जिससे देश के विकास में उनका जो एक्सपीरियंस है उसका उपयोग करते हुए उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में लिया गया है। ठीक है, शिवसेना का रुख करते हैं, क्योंकि शिवसेना से भी हमारे साथ नेता जुड़े हुए हैं। संजय जी, सवाल इस बात को लेकर है, पहले तो आप कुछ कहना चाहते हैं उस बात को रख दीजिएगा, लेकिन सवाल इस बात को भी तवज्जो दीजिएगा कि कृपा शंकर की बात करें, नारायण राणे की बात करें, 2 लोगों को महाराष्ट्र से निकालना, दोनों का एक खास वर्ग पे बेहद ज्यादा प्रभाव होना, क्या
बीजेपी अब आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अकेले दम पर लड़ने की तैयारी में जुट गई है क्या? नहीं, मैं आपकी बात से पहले जवाब दे दूं, पहले इनकी बात का जवाब दे दूं। जो जी। कद्दावर नेता है, क्या रविशंकर प्रसाद जी कद्दावर नेता नहीं रहे? प्रकाश जावड़ेकर जी कद्दावर नेता नहीं रहे क्या? संतोष गंगवार जी कद्दावर नेता नहीं रहे क्या? हर्षवर्धन जी को भी हटा दिया स्वास्थ्य मंत्रालय से। अगर कोरोना महामारी में ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हो पा रहा था तो जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी थी माननीय प्रधानमंत्री जी की। अब आप ट्रेन तो चला रहे हैं और ट्रेन के डिब्बे खाने की बात कर रहे हैं आप, लेकिन जब ट्रेन जब ड्राइवर ही सही नहीं ट्रेन का तो डिब्बे कहाँ चल पाएंगे? मैं तो ये बात कह रहा हूँ। जो बात अभी आपने कही बीजेपी प्रवक्ता जी ने कि सब कद्दावर नेता नारायण राणे जी है, तो रविशंकर प्रसाद से ज्यादा कद्दावर नेता है या उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो? ये कहना गलत है। दूसरा आपने क्या प्रश्न पूछा था? नहीं, सवाल ये है कि एक तरफ कृपाशंकर को, एक तरफ नारायण राणे को जिस तरह से एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत, या फिर यूं कहे कि बहुत सोची समझी रणनीति के तहत जिस तरह से कदम उठाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, क्या यूं कहा जाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में या जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होगा उसके मद्देनजर एक अकेले लड़ने की एक कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, जमीन तैयार की जा रही है? मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा। बिहार में गठबंधन खत्म हो गया था, जनता दल यूनाइटेड से, माननीय नीतीश कुमार जी थे, उनका डीएनए टेस्ट करा रहे थे। पीडीपी सरकार बनानी थी इनको, तो सरकार उन्होंने बना ली, मुलाकातें हो रही थी, इसके बाद साहब वो आतंकवादी हो गए। तो इनके भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक उद्देश्य है सरकार बनाना, और ये देश हित में काम नहीं करना है। आज सरकार बनाई गई है, दोबारा 43 मंत्री रखे गए हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आज 4 गुना सस्ता क्रूड ऑयल है, तो पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? गैस के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? जो 2014 में जो गैस हमारी 400 रुपए में थी, आज 850 रुपए क्यों मिल रही है? जो दाम हमारे 60 रुपए में थे वो आज 100 रुपए में क्यों मिल रहा है? इसमें इनका विचार करने की व्यवस्था नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, राजीव जी से इस पे रिएक्शन लेते हैं। सर, क्या साम दाम दंड भेद अपनाकर सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है क्या बीजेपी का, चुनावों में फतेह हासिल करनी है? देखिए, इन्होंने अभी कहा कि और भी कद्दावर लोग थे, इन्होंने बड़े नेता जो थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर आप पिछली बार भी देखेंगे तो लोगों को मिनिस्टर बनाया गया, फिर और लोगों को मौका दिया गया। किसी को मिनिस्ट्री से अगर बाहर किया गया है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब स्वास्थ्य मंत्री से जेपी नड्डा जी बाहर गए तो लोगों ने ऐसी वैसी बातें की, लेकिन आपको याद होगा कि जब वो उससे निकले तो उनको भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनको दायित्व मिला कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, इसमें इस प्रकार के जो चलता रहता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि भारत के संविधान में प्रधानमंत्री जी को अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुनना है, बदलना है, रखना है, टैलेंट पूल को यूटिलाइज करना है, तो उन्होंने वो किया। तीसरी बात, बार बार आरोप लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके अलायंस पार्टनर जा रहे हैं, तो इसमें आप देख लीजिए कि जदयू जुड़ गया है, सरकार में आ गए, अपना दल आ गया, लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस जी आ गए, तो इनसे पता चलता है। अब जो इनका आरोप है कि किसी भी प्रकार से चुनाव जीतना है, देखिए किसी भी प्रकार से कहां जीत रहे हैं चुनाव। जब देश में चुनाव हुआ था 2019 में तो 282 से 303 सीट हो गया, यूपी में 300 से ऊपर सीटें आकर के आ गई, बिहार में भी कोरोना के बाद हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अपने अलायंस पार्टनर से भी बहुत ऊपर रहा। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, आज तक तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दिन पर हर जगह सीट लड़ेगी, और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी 2014 में अलग अलग चुनाव लड़के देख चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 122 सीट जीती और ये 60 के आसपास निपट गए। आपको तो याद होगा, कोई हम तो कह नहीं रहे, उस समय तो अलग अलग चुनाव हुआ, और ये पार्टी की लीडरशिप को तय करना है कि कहां हमको किसके साथ चुनाव लड़ना है, नहीं चुनाव लड़ना है। नहीं, प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद, उद्धव ठाकरे की जब मुलाकात हुई इसके बाद देख के ये कहा जा रहा था कि कुछ उलट पुलट हो सकता है महाराष्ट्र की सियासत में। अब जब नारायण सामे को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया है, ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी आपसे। खास पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है, शिवसेना का रुख करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी सर, ये मुझे बताइए कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी संजय जी कि कुछ महाराष्ट्र की सियासत में अलग हो सकता है कि एक बार फिर से बीजेपी और शिवसेना साथ में आ जाए, और हो सकता है कि जिस तरह से, क्योंकि बयानबाजी निकल के सामने आ रही थी, क्या नारायण राणे को कैबिनेट मिनिस्टर बनाने के बाद अब क्या उन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है?
देखिए, मैं पहले एक चीज आपको निहाजी बता दूं कि सरकार 5 साल चलेगी और 5 साल बाद निश्चित कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के चुनाव लड़ेगी, दोबारा पुनः जीत के आएगी। जो मैं एक बात तो कहना चाह रहा था यहाँ पे कि जो बात ये कह रहे हैं कि साहब 283 सीटें थी और 303 पहुंच गए, यूपी में भी इनकी बढ़त हुई, तो क्या उसी कारण जो है जनता मर रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो क्या उनको सजा दे रहे हैं? ये अहंकार की जो बातें की जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, ये दुखदायी है। मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप 303 सीटें अगर लेके आए हैं, आप कहते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबका साथ, सबका विकास कहाँ हो रहा है? विकास कुछ लोगों को हो रहा है। आज अगर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, एक माना कि 10,000 की नौकरी करने वाला पहले तो 1,000 रुपए खर्च होता था पेट्रोल में। ठीक है राजीव जी, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा देकर आप लोग सत्ता में आए थे और ये कहा था कि हम कम कैबिनेट मिनिस्टर, कम मिनिस्टर बनाते हुए ज्यादा विकास देंगे। क्या ऐसा लग रहा है क्या? पहले कम, उसके बाद बढ़ते गया वो तो आंकड़ा। बार दूसरे मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। जो आज का मुद्दा है नहीं, ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो आपको कोरोना से पहले और कोरोना के बाद भी अगर डेवलपमेंट का आंकड़े को ये देखेंगे, कोरोना के होने के बाद पिछले 8 महीने से अगर आप एवरेज निकालेंगे तो जीएसटी का कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ के ऊपर एवरेज उसका आता है। देश में काम चल रहा है, लेकिन कोरोना एक इतनी बड़ी, एक बार रुकिए ना आप द्विवेदी जी, आपको लंबा चौड़ा समझ में नहीं आएगा ना, सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। कोई रोक लगा रहा है, कोई बोल रहा है, आपके यहाँ पे क्यों नहीं बोला जा रहा भाई? पेट्रोल डीजल दाम क्यों बढ़ रहे हैं? गैस दाम क्यों बढ़ रहे हैं? जो मध्यम वर्गीय लोगों की ऐसी जरूरतें हैं, गरीब की जरूरतें हैं, आपने आयुष्मान भारत में यहाँ पे सिलेंडर बांटे, कौन सिलेंडर ले पा रहा? मुझे बता दीजिए आप। मेरा क्या कहना है कि आप जितनी बातें कर रहे हैं, बहुत जगह आपकी भी सरकार है, तो आप वो सब करिए। अभी आपने कहा आप महाराष्ट्र में बैठे हैं, तो आप वैल्यू एडेड टैक्स पर किलो लीटर 10 रुपया घटा दीजिए। बोलिए अपने नेता को जाकर के, क्या शाम तक घटा दे? आप यहाँ बैठ करके भाषण दे रहे हैं, मुझे बताइए ना, आपको समझ में नहीं आता इकोनॉमिक्स? मेरा क्या कहना है ना, मैं अपने टाइम में मैं बात कर रहा हूँ। नेहा जी, अगर आप टाइम में बात करोगे, नहीं आप अर्थव्यवस्था की बात, एक सेकंड मेरे समय पर मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, बोलिए आप, जो बोलना है बोलते रहे। बोलिए सर, बोलिए, रखिए अपनी बात। देखिए, मेरा क्या कहना है कि जो भी एस्पेक्ट है, आपको सब एस्पेक्ट पर गवर्नमेंट को आपको जज करना पड़ेगा। चाहे इंटरनल सिक्योरिटी का मसला हो, इकोनॉमी का मसला हो, आपको हर विषय पर अगर आप जाकर के जज करेंगे तो सरकार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। कोरोना एक महामारी है पूरी दुनिया के लिए। ठीक है राजीव जी, कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था खराब हो गई, कोरोना की वजह से पेट्रोल के रेट बढ़ गए, कोरोना की वजह से सब हालात खराब हो गए। सर मुझे बताइए ना कि कोरोना से पहले जीडीपी कितनी थी, देश की अर्थव्यवस्था कितनी थी, लोगों को कितना रोजगार मिला था, ये भी आप बता दीजिए ना। हालांकि ये टॉपिक नहीं है, लेकिन जब आप बात इस पर कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि पीएफ अथॉरिटी से पता चल रहा था कि महीने में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा था, क्योंकि उसके नंबर से डाटा क्लियर होकर के आता है। और आपने कहा अगर आप कोरोना से पहले का पेट्रोल का प्राइस रेट निकाल करके देख लीजिए, तो ये जो सारा इम्पैक्ट है वो इस बैलेंस से हुआ है। और जहां तक आप कह रहे हैं डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, देखिए आम जनता है ना, वो फाइनली जजमेंट देती है। नेहा जी जजमेंट आम जनता देती है। जब ठीक है, मुद्दे पे आ जाइए, मुद्दे पे ना, तो किसने कितना 80 राजीव करोड़ लोगों को। राजीव जी मुझे बताइए, अब नारायण राणे की ही क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं, सर ये बता दीजिए उनका बड़बोलापन, जिस बात का जिक्र अभी संजय जी कर रहे थे, उनको उस पे कैसे लगाम लगेगी? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट में तो ये पसंद नहीं है, इसको पसंद नहीं करते कि कोई भी नेता आके कुछ भी बोल दे। देखिए, आर्टिकल 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ हर आदमी को अपना मत प्रकट करने का अधिकार है। मैं मानता हूं कि नारायण राणे साहब बहुत बड़े नेता हैं। उनके बारे में मैं बात करूं कि वो बड़बोले हैं, बड़बोला जिनका है वो जो है पूरी दुनिया को पता है कि कौन लोग बड़बोले हैं। मैं उस विषय पर मैं उनका पक्ष रखने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन मेरा यह मानना है कि नारायण राणे साहब का जो इंक्लूजन है ना, वो एक्सपीरियंस को एनरिच करेगा सरकार का, और महाराष्ट्र के लिए और देश की जनता के लिए जो उनके पास एक्सपीरियंस है, उससे देश की जनता को और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने में मेरे हिसाब से है। इसलिए भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने उनको अपने मिनिस्ट्री में लिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, और संजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।